तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो, ये बहुत ही, क्योंकि इसका फिर उस अंग को ही बदलना पड़ता है, हिप जॉइंट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, इम्प्लांट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, इम्प्लांट और ट्रांसप्लांट दोनों ही करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो इसे ध्यान रखा करो कि यदि हम देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, हर रोग का एक सीधा सा कारण है, एक हमारा सूत्र है, फार्मूला है, कहावत है कि वेयर देयर इज फ्लो देयर इज ग्लो। जहाँ फ्लो है, जहाँ संचार है, जहाँ रक्त प्रवाह है, जहाँ भी फ्लो है वहाँ ग्लो है। नो फ्लो नो ग्लो, जहाँ फ्लो नहीं है वहाँ ग्लो नहीं है। तो इसे जो है ध्यान रखिए कि फ्लो को सही रखने के लिए यदि हम शुरू से ही हम योग करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमारे पास फटकती नहीं है, होती ही नहीं है। तो बचपन से ही हमें आदत डालनी चाहिए कि इस फ्लो को सतत बना रहे। किसी भी बीमारी में फ्लो डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले क्या होता है, फ्लो डिस्टर्ब होता है। जितनी भी वेदना होती है, दर्द होता है, सूल होता है, एक होता है, चाहे हेडेक हो, चाहे बैकेक हो, चाहे ईयरक हो, चाहे आईएक हो, चाहे जो भी हो, उन सब का कारण ही है कि फ्लो सही नहीं है। तो इसे ध्यान रखना है कि भाई फ्लो को सही रखने के लिए, अब लेकिन हो गया नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का हिंदी में कहते हैं गलन, यानी वहाँ गलने लगता है, इसलिए कहीं भी फ्लो नहीं होगा तो गलेगा, नष्ट होगा, सड़ेगा। और सबसे इसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है डायबिटीज के रोगियों में, जब गैंग्रीन हो जाता है तो पैर ही गलने लग जाता है, किसी भी अंग में ऐसा होता है। तो इसलिए जो है, या खून का एक इन्फेक्शन होता है, उसमें भी ये बीमारी देखने को मिलती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ्लो को सही रखना है। यदि हो गया है तो कुछ हल्के हल्के, ज़्यादा कस कर एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, हल्के हल्के एक्सरसाइज करें ताकि वहाँ पर रक्त वाहिनियों का रीजनरेशन शुरू हो जाए। क्योंकि जहाँ ब्लड का फ्लो होता है तो हमारी खून की नलियाँ भी रीजनरेट होती हैं, नाना प्रकार के रीजनरेशन जो है ना शुरू हो जाता है। तो हल्के हल्के एक्सरसाइज करना चाहिए, पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाने का जितना हो सके। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कोई भी तकलीफ होती है, ध्यान से सुन लो, नहीं तो फिर पछताते हो बाद में आप लोग। तो ये ध्यान रखो कि भाई फ्लो को सही करने के लिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, कोई भी तकलीफ हो और हम आपको आसन बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, कोई भी बताता है, और उसमें आपकी तकलीफ यदि बढ़ रही है तो उस आसन को तुरंत छोड़ देना चाहिए। हठपूर्वक नहीं करें, बलपूर्वक नहीं करें, अन्यथा दर्द और तकलीफ और बढ़ जाती है। यह हर बीमारी के साथ मैं कहता हूँ, हठ नहीं करना है, सहजता से धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए फिर एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इस रोग में भी क्योंकि पहले से क्षतिग्रस्त हो रहा है हमारा जॉइंट से, के जो टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो उन्हें जो है ज़रूरी है कि भाई एक्सरसाइज हमें करें, लेकिन हल्के हल्के करें। तो एक एक पैर को ऊपर उठाने का, पवन मुक्तासन बहुत अच्छा रहता है। इसमें संभव हो तो शलभासन करें, भुजंगासन करें और बटरफ्लाई पोस्चर, वो भी हल्का हल्का, ये सारे। और विपरीत करनी,
ताकि ब्लड का फ्लो जो है इन्वर्टेड पोजीशन के कारण आपके यानी जंघा के तरफ, हिप्स के तरफ अच्छी तरह से हो, ताकि हम ब्लड वेसल्स को रीजनरेट करने में सहायक हो सके। ब्लड प्रेशर को रीजनरेट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के आहार भी बहुत जरूरी हैं, और उन आहारों में बहुत आवश्यक होता है कि उसमें विटामिन सी युक्त आहार जरूर होना चाहिए, क्योंकि ब्लड वेसल्स के रीजनरेट करने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। नाइट्रेट वाली आहार होनी चाहिए, जिसमें नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है ना प्रबल मात्रा हो। विटामिन डी वाले आहार चाहिए, और खास करके इसमें चिकित्सा में धूप स्नान बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि धूप स्नान से एक विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रेट होता है, जो ओस्टियोब्लास्ट जो हमारे हड्डियों के जो सेल्स हैं और एंजियोजेनेसिस प्रक्रिया को जो है ना, यानी रक्त वाहिनियों के निर्माण की प्रक्रिया को जो है सही करता है, उस हार्मोन का नाम है ओस्टियोकैल्साइन। और ये बोन हार्मोन है, जिसको हम बोलते हैं बोन आपके हार्मोन जो है, और इसके धूप स्नान से काफी ये सिक्रेट होता है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखना चाहिए। तो इसे बोन हार्मोन को जरूर जो है प्रयोग जो है ये चिकित्सा के रूप में इन सब का प्रयोग करना चाहिए। और गर्म ठंडा सेक ये बहुत ही जरूरी है, हिप्स का सुबह शाम जरूर करें, क्योंकि जितना हम वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, खून के दौरे को बढ़ाएंगे, उतना ही रीजनरेशन हम अच्छी तरह से करने में सक्षम होते हैं। तो गर्म पानी के प्रभाव को और सक्रिय करने के लिए उसमें इप्सम साल्ट और राई पीस करके उसमें डाल दीजिए, और 2-4 लहसुन भी डाल दीजिए। तो इस प्रकार से हम वहां पर हम जो है यानी गरम ठंडा, जैसा कि हमने बताया था कि 3 मिनट गरम रखें, 2 मिनट ठंडा रखें, 3 मिनट गरम रखें, 2 मिनट ठंडा रखें। जहाँ भी आपके हिप्स के ऊपर तौलिया से अच्छी तरह से गरम ठंडा कंप्रेस करें। चारों तरफ से भी कर सकते हैं, जहाँ भी तकलीफ है वहाँ पर अवश्य करें। तो ये गरम ठंडा कंप्रेस बहुत उपयोगी होता है। संभव हो तो वहाँ पर गर्म पानी की सेंक करने के 5-10 मिनट के बाद मिट्टी की पट्टी आप दें 20-25 मिनट, तो और ये प्रक्रिया जो है बड़ी तीव्र होगी, तेज होगी, क्योंकि मिट्टी की पट्टी से यानी हम तापमान को काफ़ी हद तक सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो उसका एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से होगा, क्योंकि मूल है कि वहाँ पर खून के सर्कुलेशन को, रक्त प्रवाह को जितना हम बढ़ाएंगे उतना वहाँ पर रीजनरेशन की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। दूसरा उपवास, उपवास से बहुत ही शानदार जो है ना रीजनरेशन होता है। यदि संभव हो तो घर पर ही सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन उपवास अवश्य करके देखें कि उसका कितना जबरदस्त प्रभाव होता है। इस क्षेत्र में कि उपवास से कैसे रीजनरेशन होता है, हमारे एरिथ्रोपोएसिस प्रक्रिया, ल्यूकोपोएसिस प्रक्रिया
थ्रोम्बोपोएसिस प्रक्रिया, ये तीनों ही सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि उससे जो हमारे रक्त के स्टेम सेल्स है तो वो जो है काफ़ी इस उपवास से जो है उसकी सक्रियता बढ़ जाती है। इस क्षेत्र में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर वाल्टर लॉन्गो, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया के, उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है और कैंसर के कुछ रोगियों पर इसका प्रयोग किया। तो ये उपवास कम से कम यदि संभव हो घर पर कर सकते हैं तो 72 घंटे का उपवास करें तो और ज़्यादा जो है ना शानदार प्रभाव होगा। तो 72 घंटे उपवास कैसे होगा? तो एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और तीसरे दिन शाम को जाकर के आराम से 72 घंटे का उपवास पूरा हो जाएगा। तो ये 72 घंटे का उपवास यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के इवनिंग तक ये पूरा कितने दिन का हो जाता है, कितने घंटे का हो जाता है? 72 घंटे का। क्योंकि 72 घंटे के उपवास पर उन्होंने विशेष रिसर्च किया है। दूसरा 58 घंटे का उपवास, इस पर ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया है, तो उसका भी लाभ मिलता है। जैसे अभी हमने नवरात्रि में 58 घंटे का उपवास किया, फिर हम 36 घंटे का उपवास फिर हम करेंगे। और उपवास का मतलब होता है सिर्फ पानी पर, तभी उसका पूरा लाभ मिलता है। क्योंकि एक दो नहीं, कई प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर जो ना, उसमें क्या होगा कि ऑटोफेगी प्रक्रिया, जिसके ऊपर हमने बताया था कि योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इस क्षेत्र में। तो ये जो है उपवास करने से वहाँ पर जो भी व्यर्थ की जो है ना मरी हुई जो सेल्स होते हैं उनकी सफाई भी करता है हमारा शरीर, उसको खा जाता है ऑटोफेगी प्रोसेस के द्वारा, और वहाँ नए सेल्स को उत्पत्ति यानी उसको डिसेंबल भी करता है, वहाँ अच्छी तरह से सेल्स को बनाता भी है। तो इसलिए जो है ना इसे, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो उस उपवास में मुझे तो वो सारी घटनाएं ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर घटित हो रही है, चूँकि हमने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है और प्रयोग किया हुआ है। इसलिए जो है इसको उपवास जो है करें तो बहुत लाभ मिलेगा। खाने में मैंने कहा कि भोजन में ऑक्सीजन इन्हेंसर आहार शरीर में लीजिए। तो ऑक्सीजन को बढ़ाने वाले आहार होता है, पहला नंबर है आपके अलसी का पाउडर, जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेवल को बढ़ाता है, इसकी खासियत है। लेकिन जब हम ये प्रयोग करें तो ध्यान रखना चाहिए, अलसी का पाउडर सीधे नहीं खाना चाहिए, बल्कि अलसी के पाउडर में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो शरीर में अच्छी तरह से घुले मिले, शरीर का हिस्सा बने, इसके लिए आवश्यक है कि उसके साथ सल्फर एमिनो एसिड अवश्य होना चाहिए। और सल्फर एमिनो एसिड का खजाना है आपके दही, छाछ और आपके जो है ये, तो उसके साथ लेना चाहिए। लेकिन दही में मक्खन नहीं होना चाहिए, मलाई नहीं होना चाहिए, उसको निकाल दीजिए। तो ये जो है आप प्रयोग करें। इसी प्रकार से शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने वाला सबसे बेहतरीन होता है चुकंदर, सब्जियों में और फलों में सबसे श्रेष्ठ होता है बीट रूट, क्योंकि उसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट बहुत प्रबल मात्रा में होते हैं
जो शरीर में जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारा एपिथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज है, उसको एक्टिवेट करते हैं, जो नाइट्रेट और नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड में रूपांतरित करता है। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आप जो भी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, क्योंकि अभी आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो मात्र 4% ही शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण हो पाता है। 20 पॉइंट समथिंग %, क्योंकि 20% हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, 16% तो वापस लौट करके आ ही जाता है, वो शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होता है। लेकिन ये चुकंदर के प्रयोग से और साथ साथ प्राणायाम के प्रयोग से, दोनों का प्रयोग यदि मिल जाता है तो जो 4% है वो तिगुना हो जाता है, यानी 12 से लेकर के 13.6% तक जो है ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ जाता है। और उससे जो है हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन तो होता ही है, साथ ही साथ जहाँ भी डिजनेशन है वो पुनः रीजनरेशन में रूपांतरित होता है। तो उपवास है, प्राणायाम है, ये बहुत ही उपयोगी होता है, तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। पालक, ये भी शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने वाला, जितने पत्ते वाली सब्जियां हैं सब में नाइट्रेट नाइट्राइट काफ़ी मात्रा में होता है, जो हमारे ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, रक्त वाहिनियों को डायलेट करता है, जिससे रक्त का प्रवाह इतना सुचारू ढंग से होता है कि जो भी आप सांस लेते हैं वो अच्छी तरह से शरीर के हीमोग्लोबिन द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो इसे जो है ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से ग्रेप से अंगूर है, अंगूर में भी काला अंगूर बहुत उपयोगी है, इसका प्रयोग करना चाहिए। काला अंगूर नहीं मिले तो कौन सा लेना चाहिए? काली द्राक्ष, वो मिल जाती है, काले अंगूर से ही बनता है, तो उसको रात को भिगो करके और फिर उसका प्रयोग करना चाहिए। और देखो ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ न्यूरोवास्कुलर के अंदर ही नहीं, बल्कि क्या नाम है, न्यूरोवास्कुलर डैमेज होने के साथ साथ जो नेक्रोसिस है, वास्कुलर नेक्रोसिस है, उन सब के साथ साथ हर रोग के लिए ये आवश्यक होता है, चाहे हृदय रोग हो, चाहे सांस संबंधी रोग हो, उन सब में लाभ करता है। इसे ध्यान रखें। मैं आज जा रहा हूं, बच्चों से बड़ों तक सर्दी बुखार खांसी दस्त आदि लगने पर लुप्त न लेनी पड़े, ऐसा आयुर्वेद का उपाय बताएं। और देखो दर्द होता है वास्कुलर नेक्रोसिस में, तो जो यहाँ पर हमारा दर्दनाशक जो गोली है पिरानिल तेल से मालिश करो। अच्छा मालिश देखो बहुत जो है ना, मालिश का देखो अर्थ क्या होता है, क्यों हम मालिश कराते हैं? मालिश का अर्थ होता है कि वहां पर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाना है, तो बिल्कुल मैनिपुलेशन के साथ होना चाहिए, इतना नहीं कि कस करके मालिश करोगे तकलीफ बढ़ ही जाए। मैनिपुलेटिव मसाज, और जो इसमें एक्सपर्ट जो है हो जाते हैं, अच्छी तरह सीख लेते हैं, तो सिर्फ उनको छूते ही, इसलिए ऐसे लोगों को हमने नाम दिया है जो इस प्रकार के मालिश में निपुण, पूरे स्किल्ड है, उनको हम बोलते हैं फिंगर सर्जन, यानी अपने फिंगर से ही वो सर्जरी कर देते हैं और वहाँ सर्कुलेशन को ठीक कर देते हैं, सही हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे जैसे बिल्कुल हल्के हाथ से करोगे ना, आप स्वयं देखो करके कि कैसे, यानी मात्र स्पर्श करा रहे हो, वहाँ ले ही जा रहे हो, तभी सर्कुलेशन जो है आपका तेज होने लगता है। आप प्रयोग करके देख लो, बिल्कुल कस करके नहीं, बल लगा करके नहीं, मैनिपुलेटिव मसाज, क्यूरेटिव मसाज। तो इस प्रकार से जो है ना, और ये विशेष रूप से उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनको कमर दर्द आता है, घुटने का दर्द आता है, कस करके कराओगे तो तकलीफ बढ़ेगी, ध्यान रखना।